विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते हैं। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ, बोलिए। बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों,
कल जब हमारे देश के गृह मंत्री और देश के विपक्ष के नेता उनमें जो टशन हमको देखने को मिला और जिस तरह की कार्यवाही संसद में चल रही थी, वो देखने के बाद कुछ सवाल मेरे मन में पैदा हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो चर्चा हो रही थी वो सरकार और विपक्ष के बीच में नहीं हो रही थी, वहाँ पे चर्चा जो जनता की जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हो रही थी। और आपने देखा होगा संसद चालू होके 10 दिन हो गए और पहले दिन से ही वहाँ पे जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा था कि हमको एसआईआर पे चर्चा चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म पे हमको चर्चा चाहिए और साथ ही में दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसके ऊपर हमको चर्चा चाहिए। तो ये जो बातें हैं वो सरकार को पता थी कि ये जो मांगे हैं ये विपक्ष कर रहा है, लेकिन पहले कुछ दिनों में सरकार ने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और सरकार ने उसको टालने की कोशिश की और उसके वजह से वहाँ का जो संसद का जो काम है वो ठीक नहीं चल रहा था, एडजस्ट हो रहा था। लेकिन उसके बाद में जब सरकार तैयार हो गई तो सरकार ने कंडीशनल वो तैयार हो गई। इसका मतलब उन्होंने पहले जैसे प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बताया कि आप ऐसे ही तैयार नहीं हुए, आपने पहले एक कंडीशन रखी कि यहाँ पे वंदे मातरम पे चर्चा पहले होगी, उसके बाद में आपका जो इलेक्शन रिफॉर्म का जो चर्चा है या एसआईआर पे जो चर्चा है उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब सरकार ने पहले ये मन बना लिया था कि हमको चर्चा किस बात पे करनी है और किस मुद्दों पे जो विपक्ष है उसको कहाँ पे रोकना है और किस तरह का वातावरण वहाँ बनाना है ताकि विपक्ष जो है वो वॉकआउट करके जाए। इस तरह की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से वहाँ दिख रही थी। लेकिन वहाँ पे एक बात जो लोगों को समझनी चाहिए कि जो संसद है वो लोगों का संसद है। संसद जो है वो वहाँ पे जनता के सवाल, जनता के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए ही तो हमने ये जो सरकार है ये बनाई है और जो हमने जो प्रतिनिधि हमने चुने हुए हैं वो उसी के लिए चुने हुए हैं कि वहाँ जाके वो जनता के मुद्दों के ऊपर बात करे, बहस करे। और ये जो मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा और राइट टू वोट का मुद्दा, जो हमारा मत अधिकार का वो मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करने में सरकार को क्या परेशानी है वो समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बिहार में एसआईआर शुरू हो गया तो वहाँ पे उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। उसका मुद्दा एक साफ और स्पष्ट ये है कि जहाँ पे पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही ये बात मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में खराबी है। और कल गृह मंत्री ने, आपने उनका भाषण सुना होगा, तो उन्होंने पहले ही मान लिया कि 2010 के बाद में जो आरओ का जो अधिकार था उसको निकालने के बाद 2010 के बाद में जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है और 2-2 जगह पे नाम लोगों के है, ऐसा उन्होंने खुद मान लिया। तो अगर 2010 में उनको पता है कि 2010 से डबल नाम या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो 2014 के बाद से 11 साल आपकी सरकार है, आपने क्या किया? आपने वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए क्या किया? आपने जो वोटर लिस्ट का जो यूज़ करके 2 इलेक्शन और तीसरा इलेक्शन भी जीतने की तैयारी में आप लोग हो, लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था कि 2010 में अगर रूल्स बदल गए तो आपने वो रूल 2014 के बाद में क्यों नहीं सही किया। और जो इलेक्शन कमीशन है, अगर वो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व जो संविधान ने दिया हुआ है कि उसको हर महीने में और पूरे साल भर, अगर उसका काम ही क्या है दूसरा वोटर लिस्ट बनाने के सिवा और वोटर लिस्ट अपडेट करने के सिवा उसको दूसरा काम क्या है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कर रहा है और वहाँ पे बोगस वोटर्स है, डबल वोटर्स है और फॉरेनर वोटर्स है और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश में घूम घूम के वही बातों का तो प्रचार कर रहे हैं कि पूरे देश में घुसखोर है, रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है और विदेशी नागरिक यहाँ पे बड़ी संख्या में है। तो इसका मतलब 11 साल से आपने किया क्या? इसी बात पे जो आम आदमी पार्टी की जो संजय सिंह है उन्होंने भी उसके ऊपर तीखा प्रहार किया कि 11 साल से आपने किया क्या। बात यह है कि आपने किया क्या उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हो और जो सवाल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए थे उसके जवाब ना तो इलेक्शन कमिश्नर ने दिए ना तो सरकार ने कल दिए। कल का जो चर्चा था वो किस बात के लिए था?
इलेक्शन रिफॉर्म्स पे था, एसआईआर पे था। तो एसआईआर पे जब चर्चा शुरू हो गई तो गृह मंत्री थे वो जब उड़ गए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि एसआईआर पे यहाँ पे संसद में चर्चा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने कहा ये जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने छुपाई, जो लोगों को समझ में आने चाहिए। एसआईआर किस तरह से होने चाहिए उसके बारे में जो विपक्ष के जो नेता है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो बातें बताई कि इलेक्शन कमीशन कोई अधिकारी नहीं है। एसआईआर अगर करना है तो किसी एक क्षेत्र में या किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है। पूरे देश में एसआईआर करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जो वोटिंग लिस्ट के जो नियम है 1950 का 1951 का उसमें पूरी तरह से देखा हुआ है। और वहाँ पे जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने वो पूरा पढ़ के दिखा दिया कि जो राइट है उनको एसआईआर करने का वो है ही नहीं है। दूसरी बात, जो गृह मंत्री अपने लगातार अपने भाषण उनका 1.5 घंटे का सुना होगा, तो वहाँ पे जो राहुल गांधी ने जो वहाँ पे जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो सबसे पहले राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए थे। वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल ये था कि जो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है या इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अरेंजमेंट दी थी कि पिछले 75 साल में कोई भी कानून जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करने वाला है वो बनाया नहीं गया है, तो संसद को ये पावर है कि वो कानून बनाए। और उसके लिए उन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे और प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष ये मेंबर होंगे। इस तरह की कमेटी आप बनाइए जब तक कानून नहीं बनता तब तक। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि अगर आप कानून बनाते हो तो उसमें ये कमेटी को या जो मॉडल हमने दिया हुआ है इसको अपनाओ मत। लेकिन सरकार ने अब उनकी जो मंशा है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है जिस तरह का उन्होंने काम किया है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो पावर है वो अपने हाथ में ले लिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए उन्होंने वहाँ पे खुद को चेयरमैन बना दिया उस पैनल का प्रधानमंत्री ने। और साथ ही में उन खुद को चेयरमैन और उनको एक अधिकार ले लिया कानून में कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसी और मंत्री को जो उनके कैबिनेट का कलीग है और साथ ही में नेता विपक्ष होगा। और उसी के आधार पे उन्होंने वहाँ पे गृह मंत्री को अपने साथ में मिला लिया। तो इसमें अभी 2-1 के बहुमत से वो पूरा डिसीजन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कानून है इस कानून को भी लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पे तारीख चल रही है, लेकिन उसका जब तक निर्णय नहीं लगता तब तक यहाँ पे जो कोर्ट का आदेश आने तक यहाँ पे सरकार ने अपनी जो मनमानी है वो शुरू कर दी है। उन्होंने अपना जो कमिश्नर है जो उनको लगता है कि उनका फेवर वाला है, ऐसा आरोप विपक्ष का भी है, तो उन्होंने उसको अपॉइंटमेंट करके वहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है ऐसा सरकार कह सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको उसके ऊपर स्टे नहीं मिला, इसीलिए अभी उनका काम तो चल रहा है और वो इसी तरह से चलेगा। हमने देखा हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो केसेस है वो इसी तरह से चल रही है। तो इसी तरह से उनका जो काम है वो कुछ रुक नहीं रहा है, इसलिए वो किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेंगे और वो चलते रहेगा। लेकिन उसमें जो कानून जो मतलब उनको क्यों निकाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से लेने से गवर्नमेंट ने क्यों मना कर दिया, उनको क्यों बाहर किया, इसका कारण बताओ। इस तरह का जो बातें हैं वो राहुल गांधी ने मांग की थी कि सीजीआई को आपने बाहर क्यों रखा, लेकिन उसका जो जवाब है उन्होंने कुछ नहीं दिया। और उन्होंने जो 75 साल में प्रधानमंत्री ये अपॉइंटमेंट करते थे, प्रधानमंत्री ये ऐसा करते थे, सरकारी अपॉइंटमेंट करती थी, तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की जो बातें हैं वो उन्होंने वहाँ पे उठाई। दूसरा जो सवाल था जो राहुल गांधी ने उठाया था वो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अपॉइंटमेंट तो आपने अपने मन से कर दी, लेकिन पिछले 75 साल में जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है उनको किसी भी तरह की कोई भी इम्यूनिटी जो सरकार ने अलग से नहीं दी थी वो आपने क्यों दी। इम्यूनिटी क्या दी हुई है, तो उनके ऊपर
किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल कुछ भी केस आप नहीं कर सकते हो, ऐसी इम्यूनिटी उनको दे दी है और साथ ही में प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रोटेक्शन और इस तरह की इम्यूनिटी क्यों दी, ये सवाल राहुल गांधी ने सीधी तौर से सरकार से पूछा था या गृह मंत्री से उसका जवाब उन्होंने मांगा था। लेकिन गृह मंत्री ने उसके ऊपर भी चालाकी से या उसको टालते हुए अलग अलग तरीके से जवाब दे दिए और उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने उसको इम्यूनिटी क्यों दी। उन्होंने ऐसा बोला कि वहाँ पे जो कानून है, मतलब जो 1950 का कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है आर्टिकल 324 और आर्टिकल 327, उसका उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो प्रावधान है उसमें पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है और इम्यूनिटी भी दी हुई है। लेकिन इम्यूनिटी वहाँ पे क्या दी है, आर्टिकल 329 में ये इम्यूनिटी दी है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी कोई भी इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है कि आप अगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे, कुछ भी गड़बड़ी करे, कुछ भी इरेगुलरिटीज करे, कुछ भी काम मतलब अपने अधिकारों का उल्लंघन करे या मन मर्जी करे, तो उस या तो फिर करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे या कुछ भी ऐसी बातें जो इलेक्शन को फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं बनाती, तो ऐसी जगह पे ऐसे वक्त में आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कानून में या संविधान में प्रावधान नहीं था। लेकिन सरकार ने उस तरह का प्रोविज़न बना दिया कि इसमें सिविल और क्रिमिनल किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लगा सकते, या अलग से कानून बना के 2023 में उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था कि आपने ये कानून क्यों बनाया और अभी इतने सारे वोट चोरी के आरोप उनके ऊपर है, तो आपने ये कानून क्यों बनाया। उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। लेकिन आपने कल देखा होगा 1.5 घंटे के भाषण में मैंने गौर से सब भाषण सुने। बीजेपी के जितने भी लीडर वहाँ पे भाषण कर रहे थे वो फ्री और फेयर चुनाव की ही बातें कर रहे थे। ट्रांसपेरेंट शब्द उनके मुंह से आ ही नहीं रहा था और सबसे बड़ी गेम वहाँ पे ही है। ट्रांसपेरेंट जिस दिन आ जाएगा उस जगह पे फिर सब बातें आ जाती है। वोटर लिस्ट की बात, क्लीन अप वोटर लिस्ट की बात आएगी, फिर ईवीएम की बात आएगी, फिर वहाँ पे सीसीटीवी की बात आएगी, लेकिन वो उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। इसीलिए वहाँ पे वो बात कर रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शन की। लेकिन ट्रांसपेरेंट चुनाव होने चाहिए या पारदर्शी चुनाव होने चाहिए जिससे लोगों को भी भरोसा बनेगा कि ये जो सरकार है हमने जो चुनी हुई है वो हमारे वोट से ही आई हुई है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने उस मुद्दे को बायकॉट कर लिया या बाईपास कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सवाल है उसका भी जवाब उनको नहीं मिला। फिर तीसरा जो सवाल था कि 45 डेज में आप सीसीटीवी और जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था या कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको 45 डेज में ही उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि डिस्प्यूट अगर होते हैं या कोई कोर्ट में जाता है इलेक्शन पिटिशन के द्वारा तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे या ऐसा बोलोगे कि ये जो हमारा ये प्राइवेसी का मामला है इसीलिए हम लोगों को फुटेज भी नहीं दे सकते, कोर्ट के आदेश के बावजूद वो फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं और सरकार ने वहाँ पर भी एक कानून में बदलाव कर दिया कि आप 45 डेज में इसको डिस्ट्रॉय कर दो और जो डेटा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो और आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको इम्यूनिटी दी हुई है। तो ये तीनों सवालों के जवाब जब मिलते नहीं है तो राहुल गांधी वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप 75 साल का इतिहास गिनवा रहे हो। इंदिरा गांधी ने ये किया, पंडित नेहरू ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, यहाँ सोनिया गांधी ने ये किया, लेकिन आप जो 3 सवाल मैंने जो पूछे हैं जो जनता के सवाल है उसके बारे में आप बात करो। लेकिन उसमें जो गृह मंत्री थे वो अपना आपा खो बैठे और इस तरह का वहाँ पे एटीट्यूड करने लगे और जिस तरह का जवाब उन्होंने वहाँ पे दिया वो आपने सुना किस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया और जो बात कर रहे थे तो उनसे मुंह से गलती से हो या जानबूझ के हो, लेकिन साला शब्द भी निकल गया जो बाद में उन्होंने कहा कि अगर वो निकल गया है शब्द तो उसको डिलीट कर दो। लेकिन सभापति तो मुंह बंद करके ही वहाँ बैठे थे और सभापति किस तरह से वहाँ पे काम करते हैं वो हमने सब देखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे
ये जो बातें होती है वो लोग लोग देख रहे हैं कि जो जवाब है वो गृह मंत्री देने से बच रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी ने उनको सीधा चैलेंज कर दिया कि आप अगर आपको लगता है कि आपके पास पूरे सबूत है तो आप, मेरा चैलेंज मैं करता हूँ कि आप वहाँ पे जो डिबेट है वो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर कीजिए। सही बात तो कही राहुल गांधी ने कि अगर आपको लगता है कि आपके पास, उन्होंने गृह मंत्री ने ही बताया कि मेरे पास तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उसके पूरे सबूत मेरे पास है, और सबूतों के साथ में इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने पूरा कवर फायर देने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन की भी कुछ भी गलती नहीं है, इलेक्शन कमीशन एकदम ईमानदार है, इलेक्शन कमीशन एकदम ठीक से काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की कुछ भी इसमें गलती नहीं है। इस तरह का सर्टिफिकेट गृह मंत्री ने दे दिया। इसीलिए राहुल गांधी ने बोला कि अगर आपको लगता है कि सब सही है तो आप यहाँ पे डिबेट कीजिए। सही था, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके मन में या लोगों के मन में आप भ्रम पैदा कर रहे हो तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री ने वो जो वहाँ का चैलेंज था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की और इमोशनल वहाँ पे होके एक तरह से बोलते ना जिसको कि एक डाइवर्ट टैक्टिक्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ की और वहाँ का जो माहौल है वो उन्होंने दूसरी तरफ पे लेके गए। लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी की बात भी एक तरह से सही थी कि अगर आपको अभी नहीं करना है तो आप बाद में टाइम दीजिए, बाद में बोलिए, या सभापति को बोलिए कि अलग से एक टाइम रखो और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक बार चर्चा हो जाने दो, ताकि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या सरकार छुपा रही है उसका भी फैसला जनता के सामने एक बार हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पे ये तीनों जो सवाल थे उसका भी जवाब नहीं मिला, और साथ ही में जो राहुल गांधी ने जो चैलेंज गृह मंत्री को दिया वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उससे क्या हुआ है कि उसके बाद में जो विपक्ष वॉकआउट करके गया तो एक तरफ से इनको एक रिलैक्स फील हुआ कि चलो बला टल गई, क्योंकि जवाब देना तो पड़ रहा था। अगर उन्होंने वहाँ पे इस तरह से एक माहौल खड़ा कर दिया कि जिससे पूरा मतलब जो मेन सवाल था जिसके लिए वो चर्चा आयोजित की थी उसके ऊपर तो कुछ बात हुई नहीं है। राहुल गांधी ने जो बोला था ये जो चर्चा है वो इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर है, तो आगे पिछले 75 साल में क्या हुआ उसकी जो गलतियां हैं उसकी सज़ा उन लोगों को उसी वक्त पे मिल गई है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, पंडित नेहरू ने अगर कुछ किया है तो उसकी भी उनको सज़ा मिल गई, राजीव गांधी ने अगर कुछ किया है या सोनिया गांधी का कुछ है तो वहाँ पे जो भी हुआ है वो लोगों के सामने आप ही लोगों ने लाया था ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार आप लाए हो। इसीलिए तो जो प्रियंका गांधी ने जब ये चर्चा में वंदे मातरम के चर्चा में जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि आपके मन में जितने भी पंडित नेहरू के खिलाफ जितने भी आपके मन में आरोप है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाओ और एक ही बार आके संसद में उसके ऊपर चर्चा हो जाने दो, ताकि लोगों को भी पता चले कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया और किसने क्या क्या किया, वो एक ही बार उसकी चर्चा हो जाने दो। लेकिन उसके बाद में जो लोगों के जो मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, डॉलर एकदम पाताल में चला गया और जो महंगाई बढ़ रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, और जिस बात के लिए संसद है वहाँ पे लोगों के मुद्दे उठाओ और लोगों के सवालों पे बात करो। पूरे जो देश के कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे जिस तरह का जहरीला माहौल बना हुआ है, जो बच्चे हैं उनको बीमारियाँ हो रही है, जो बूढ़े हैं उनको जीना मुश्किल हो गया है, ये सब बातें हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। संसद उसी के लिए है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह के कानून बन रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी बन रही है और जिस तरह का खराब माहौल संसद के अंदर देखने को मिल रहा है, और सरकार जिस तरह अगर उनके हित का मुद्दा है जैसे वंदे मातरम में भारत पाकिस्तान करना है तो वहाँ पे तुरंत वो तैयार हो जाती है। अभी यहाँ पे ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है तो उनको पता है कि हम नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर या उनके ऊपर जाएंगे तो वो तैयार हो जाते हैं। अगर वक्फ बोर्ड का मामला है तो वो तैयार हो जाती है।
कि दूसरा किसी भी धार्मिक मुद्दा अगर उनको लगता है या तो पॉलिटिकल पार्टी या जो विपक्ष को है वो टारगेट कर सकते हैं, तो ऐसी बातों के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और चर्चा हो जाती है। बाकी जहाँ पे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वहाँ पे सरकार चर्चा से भाग जाती है। ये पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है। और जैसे हर वक्त पे प्रधानमंत्री पूरे देश में और विदेश में घूमते रहते हैं और हर चीज़ में अपने हाथ से करते हैं, उसी तरह से इसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को बोला कि आप जवाब दे दो, और गृह मंत्री ने उनकी जो पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया। उसी तर्ज पे उन्होंने अपना जो जवाब था वो सदन में दे दिया और उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए कि बस यही होगा। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी गलती नहीं कर रहा है और हमारे पास आपके जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है, और आपने जो किया है उसी की वजह से हम यहाँ पे सत्ता में है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगले 10-15 साल हम ये रहने वाले हैं, वो कैसे रहने वाले हैं, क्यों रहने वाले हैं, उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात अभी लोगों को समझनी चाहिए कि जिस बात के लिए संसद है और जो सरकार और विपक्ष है वो इसके लिए है कि लोगों के सवाल, लोगों के जवाब वहाँ पे होने चाहिए, लोगों के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया जा रहा है और जिस तरह से मुद्दों को भटकाया जा रहा है, और ये जो मुद्दा है वो वोट चोरी का, वो इतना सेंसिटिव है क्योंकि ये लोगों के हक और अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। और सरकार ने जो, अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हो तो आगे की बात होनी चाहिए कि किस तरह से उसको पूरा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि लोगों का भरोसा जो उठ रहा है वो प्रक्रिया में बना रहे और लोगों को भी ये लगे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट जा रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल कल गृह मंत्री ने जवाब दे के बनाया, उससे ये साफ हो गया कि इलेक्शन कमीशन के पीछे सरकार है और सरकार के पीछे इलेक्शन कमीशन है। अभी लोगों के ऊपर है कि अगर उनको लगता है कि हमारा हक और अधिकार ये सेफ रहना चाहिए और इसको किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जो विपक्ष है जो लड़ाई लड़ रहा है उसको अगर जोर देना है और उसको वोटर लिस्ट को ही नहीं, पूरा इलेक्शन प्रोसेस को अगर रिफॉर्म में बदलना है तो लोगों को ही अभी सामने आना पड़ेगा, लोगों को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। वो जो बोल रहे हैं ना, हम अगले 10 साल 20 साल हम रहने वाले हैं, वही होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम को उसी तरह से पूरा डिज़ाइन कर लिया है। और राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है, उसमें दम लगता है। और उसी में अभी लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह का माहौल देश में है और जिस तरह का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, उससे किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो सरकार की होनी चाहिए उससे सरकार भाग रही है। तो अभी जनता को ही सरकार को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, जनता को ही ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताइए, और जो भी आपके सुझाव हो आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।